हेलो बच्चों, आज मैं करने जा रहा हूं जेईई मेन की 6 अप्रैल 2026 की शिफ्ट नंबर 2 के 5 बेस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड नहीं है, जो एनटीए के पेपर हैं उन्हीं से लिए गए 5 क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और मैं साथ साथ उनका डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा कि उनमें क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, फंक्शनल इक्वेशन का यूज किया गया, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, बी सच दैट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू वाई। एक एक मीनिंग का मतलब देखिए। पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जी, जब ऐसी कोई फंक्शनल इक्वेशन होती है एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि ये किस टाइप की होती है फंक्शनल इक्वेशन। इसको हम ऐसे बोलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, और एन होता है इसके अंदर रियल नंबर, एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ एक कंडीशन है, उसने कहा f0 0 नहीं हो सकता, f0 0 नहीं है। जब f0 0 नहीं है तो ये वाली थ्योरी यहाँ पर फेल हो जाएगी। f0 0 नहीं है तो क्या होगा फिर, अगर f0 0 नहीं है, क्योंकि इसने लिखा f0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं कंडीशन लेता हूँ जी f0 0 नहीं है, मैं 0 रख कर देखता हूँ। पहले मैं x और y दोनों को 0 रख रहा हूँ जी इसके अंदर। पहले 0 की बात ही कर लेते हैं, f0 इंटू f0, एक साइड में लाकर f0 कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस f0 इक्वल टू 0। उसने माना करा f0 0 नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने f0 किसके इक्वल है जी, f0 1 के इक्वल है। उसने कहा f0 1 के इक्वल है, तो ये बात तो हमेशा फेल हो गई। fx इज नॉट इक्वल टू x की पावर n, ये थ्योरी फेल हो चुकी। तो क्या होगा, क्योंकि जब इस टाइप के फंक्शन होते हैं उनका ये फंक्शन होता है एफ एक्स एक्स की पावर एन, अगर ये मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई तो क्या करें, तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि ये फंक्शन कभी भी, और एक बात और, अगर कोई वैल्यू रखना निकालना चाहो, जैसे f0 की वैल्यू 1 है, f1 चाहो तो x और y दोनों को 1 1 रख कर निकाल सकते हो। कंडीशन बात बन जाती है। तो ऐसा फंक्शन, इसका मतलब ये फंक्शन होगा कांस्टेंट फंक्शन। अगर ये फंक्शन इसको बिलोंग नहीं कर रहा तो ये फंक्शन होगा कांस्टेंट फंक्शन हो जाता, वरना सारे रिजल्ट इससे निकलते हैं। अब तक जितने क्वेश्चन थे ये हटकर के क्वेश्चन हैं। अब मैं क्या करता हूं, एफ एक्स वाई कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, सी, ये भी सी इंटू सी, सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी मैंने कॉमन लिया, सी माइनस 1 इक्वल टू 0, सी 0 और सी 1, सी 0 तो हो नहीं सकता, सी 0 हो गया फिर तो फिक्स हो गया, एफ एक्स इजिकल टू 0 हो जाएगा, f0 इजिकल टू 0 वाली थ्योरी फेल हो जाएगी। तो क्या फिक्स हो गया, तो बस इतना बात पता चला, एफ एक्स होगा जी 1 के इक्वल। मुझे फंक्शन का पता चल गया, इस केस में एफ एक्स होगा 1 के इक्वल। अब जी की बात देख लेते हैं। जब भी इंटीग्रल में कोई भी क्वेश्चन ऐसा है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट x है, तो बस x को 1 पुट करके देख लो, क्योंकि जब लोअर अपर सेम होगी तो आंसर 0 होगा। तो मुझे पता चल जाता है g1, मैंने x को 1 डाला तो लीजिए ये आ गया 0, g1 की वैल्यू 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर इंटू जी1 इज इक्वल टू 0। तो बस यहां से तो मुझे पता चला कि एफ एक्स तो 1 होगा 1 और g1 होगा 0। अब मैं पॉइंट को यूज करने जा रहा हूं यहां पर, एफ एक्स की वैल्यू 1 और g1 की वैल्यू 0, इसका यूज करूंगा, साइड में लिख देता हूं। एफ एक्स 1 कॉन्स्टेंट फंक्शन है और g0 1, यहां लिख देते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। एफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, और g1 इज इक्वल टू 0। दो बातें आई मेरे पास। अब पॉइंट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने जा रहा हूं। अब इसने g का एक रिलेशन दिया, एक्स स्क्वायर जी एक्स 1 to x टी स्क्वायर। इस बात को बार बार बच्चों को बताता रहता हूं कि कॉम्पिटिशन में लेबनीज रूल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ये भी लेबनीज का है, क्योंकि मुझे डिफरेंशियल करना पड़ेगा दोनों साइड का, dt। एक काम करिएगा, ft तो 1 हो जाएगा, 1 to x कांस्टेंट फंक्शन है, टी स्क्वायर बचा, माइनस टी जी टी डी टी, एक्स स्क्वायर जी एक्स। देखिए एफ से तो मतलब खत्म हुआ, एफ का तो काम ही नहीं है, अब केवल जी का काम है। g2 की वैल्यू पूछ रहा है, दोनों साइड का डिफरेंशियल कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल
प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल, लेबनिज से हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जी एक्स, इधर शिफ्ट कर दीजिए एक्स स्क्वायर जी डैश एक्स प्लस 3x जी एक्स। अब तुम्हारा दिमाग, ज़्यादातर बच्चे इसमें दिमाग लगाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, जेई वाला इतनी मेहनत कराता नहीं है। कॉन्सेप्ट की बात देखिएगा, डिफरेंशियल करने से पहले, यानी कि तुम यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके। मगर मेरी बात मैं जो सोच रहा हूँ, ये 3x है, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर होता है। यहाँ पर x, अगर दोनों साइड में मैं x का मल्टीप्लाई करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब जी एक्स का डिफरेंशियल बन जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों साइड में x का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, हो जाता है जी एक्स क्यूब जी डैश एक्स प्लस 3x स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये आ जाता है जी मेरे पास सिंप्लीफाई होकर के। अब खुद देखो, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल की फॉर्म बन रही है, तो लिख सकता हूं लेफ्ट साइड को d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब जी एक्स। देख लो डिफरेंशियल करके आराम से, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो परफेक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म बन जाती है बार बार। देखिए, पहला दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा पहले का डिफरेंशियल, ये रखा साइड में, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब क्या करते हैं, इंटीग्रल कर देते हैं दोनों साइड का। जब दोनों साइड का इंटीग्रल करेंगे तो पहले लिखना होगा मुझे डी एक्स क्यूब जी एक्स, और इधर आ जाता है जी एक्स क्यूब डी एक्स। अब दोनों साइड का मैं इंटीग्रल कर रहा हूं, इंटीग्रल डिफरेंशियल से खत्म, एक्स क्यूब जी एक्स, ये आ जाता है जी एक्स की 4/4 प्लस सी, ये आ जाता है जी, मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था g1 की वैल्यू 0 है, अब मैं x को 1 डालने जा रहा हूं जी। दोनों साइड में मैं x को 1 डाल देता हूं, ये लीजिए, और f1 की वैल्यू कितनी है, 0। टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छा है क्वेश्चन के अंदर, क्यों किसी भी क्वेश्चन में अब तक fx इज इक्वल टू एक्स की पावर n से ही क्वेश्चन होते थे। यह पहली बार कांस्टेंट मानना पड़ा मुझे फंक्शन को। c आ जाता है जी -1/4, c की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो gx आ जाता है जी x की पावर 4 - 1 अपॉन 4x क्यूब, यह आ जाता है। कोई यूज नहीं है, वरना ऐसे दिखाई देता ऊपर का डिफरेंशियल नीचे दिखाई दे रहा है। होने तो मुझे g2 चाहिए, x को 2 डाल दीजिए, 2 की पावर 4 - 1 अपॉन 4 इंटू 2 की पावर 3, ऊपर आ गया जी 15 और नीचे आ गया 32, 15 अपॉन 32 इज करेक्ट आंसर। लीजिए थर्ड आंसर इसका सही आ जाता है 15 अपॉन 32। तो ये था फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बाइनोमल थ्योरम का क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, बाइनोमल थ्योरम का क्वेश्चन सोचने का क्या तरीका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है देखने में। कैसे होगा सोल्व देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड था ही नहीं कहीं पर भी। कैसे होगा क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। टू के अंदर बाइनोमल थ्योरम का कैसा यूज है देखिए पॉइंट को। वन माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 10। देखिए राइट हैंड साइड में आर वेरी कर रहा है केवल, जब आर वेरी कर रहा है तो 1 माइनस एक्स की पावर 30 को मैं बाहर कर देता हूं, ये तो बेकार है मेरे लिए। थर्टी को बाहर कर देता हूं, सिग्मा आर 0 से 10 और आ जाता है ए आर एक्स की पावर आर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -2r, ये आ जाता है जी -2r, ये आ जाता है। क्यों, अंदर केवल r वेरी कर रहा है, तो 30 का मैंने 30 इधर करा, इस 30 को उठा करके यहां ले आइए,
क्योंकि x इजिकल टू 1 नहीं होगा, 1 होगा तो सब कुछ खत्म, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मैं इसे डिवाइड कर देता हूं इधर, 1 माइनस एक्स क्यूब की होल 10 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 30, इसे लिख सकता हूं मैं सिग्मा r0 टू 10 AR, टोटल को लिख सकता हूं x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर r, क्योंकि 2r है ना, ये लीजिए जी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब क्या करें जी, अब डिवाइड करने का टाइम आता है, ऊपर वाले के फैक्टर 1 माइनस एक्स की पावर 10 और 1 माइ प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 10 अपॉन, इसको लिखा मैंने 1 माइनस एक्स की पावर 10 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 20, ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है। सिग्मा r0 टू 10 AR x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर r। जब आईटी में सब्जेक्टिव पेपर होता तब उस टाइम ऐसे सवाल आते थे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के आते थे जब आईटी में सब्जेक्टिव पेपर होता था। ये तो जेई का ऑब्जेक्टिव पेपर, उसमें भी इतना लेंथी क्वेश्चन दे रखा है। अब क्या करते हैं देखिए, इतना करने के बाद अब इसको इसी फॉर्म में बनाया जाए, क्योंकि ये सब जगह 1 माइनस एक्स के ऊपर भी 1 माइनस एक्स, इसे लिख देता हूं मैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x, और नीचे लिख देता हूं जी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 10। जरा ध्यान से देख लीजिए भाई, ऊपर तो पावर 10 पहले से थी, नीचे 20 थी, तो मैंने स्क्वायर करके 10 बना दिए थे। इधर क्या हाल है, इधर वही चल रहा है, सिग्मा r0 टू 10 AR x अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर की होल पावर r, ये आ जाता है जी। अब दो पार्ट करता हूं लेफ्ट साइड के, लेफ्ट साइड के दो पार्ट देखे कैसे डिवाइड करके आता, 1 प्लस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स के स्क्वायर की होल पावर 10 सिग्मा r0 टू 10 AR x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर r, ये आ जाता है जी। दोनों साइड में एक चीज है जो कॉमन चीज है, कोई x का तो नाम और निशान कंडीशन है ही नहीं लास्ट में, मैं पुट कर देता हूं x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को थोड़े समय के लिए मैं लैम्डा मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं, तो मेरा आ गया 1 प्लस 3 लैम्डा की होल पावर 10 सिग्मा r0 टू 10 AR और लैम्डा की पावर r, ये आ जाता है जी लैम्डा की पावर r। अगर तुम्हें चाहिए कोई भी कोएफिशिएंट, मुझे चाहिए AR, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा रेज टू द पावर r, लैम्डा रेज टू द पावर r इन बोथ साइड्स, ये तो AR आ गया, ये आ गया 10CR इंटू 3 की पावर r, ये आ गया जी मेरा AR। अगर x लैम्डा की पावर r चाहिए तो 10CR 3 की पावर r, ये मेरा आंसर आ गया। AR की वैल्यू आ गई मेरे पास 10CR 3 की पावर r AR, ये रिजल्ट आया। अब मैं रिजल्ट को यूज करने जा रहा हूं क्वेश्चन के अंदर। पहले रिजल्ट को ऊपर लिख देता हूं, क्या रिजल्ट निकाला मैंने,
बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ए आर आया निकल करके 10 CR 3 की पावर R, ये आ जाता है रिजल्ट। अब क्या चाहिए, वैल्यू पुट करने का काम है बस। अब बेसिक क्वेश्चन बन गया है मेरा। ये क्या है देखिए, इसके अंदर उसे वैल्यू चाहिए 9 अपॉन A10 की वैल्यू। बस जी तुम्हें R को 10 रखना, 9 रखना है, ऊपर तो 9 रखना, नीचे 10 रखना है। 10C9 3 की पावर 9 और नीचे क्या होगा 10C10 3 की पावर 10। सोल्व करते हैं जी। 10C9 होगा 10C1 3 की पावर 9 और 10C10 होगा 1 3 की पावर 10। 9 इंटू 10 अपॉन नीचे आ गया 3 इंटू 10 आंसर आ गया 30। लीजिए, ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन का आंसर है 30। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का, बेसिक नहीं है। कंडीशन को लेकर चलते हैं तो क्वेश्चन सोल्व होता, वरना सोल्व भी नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट का क्वेश्चन है और लिमिट के साथ साथ आगे जाकर के इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया गया। लिमिट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिमिट, बेसिक लिमिट तो 11th का टॉपिक है, बल्कि लिमिट तो 11th के कोर्स में दे रखा है और क्वाड्रेटिक भी 11th के कोर्स के अंदर ही आता है। और सेकेंड इसलिए 4th क्वेश्चन के अंदर मैट्रिसेस है और एक मोनोटोनिसिटी का यूज किया गया है। दो चैप्टर के मिक्स होकर के क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले थोड़ा सा आसान कर लेता हूं मैं। 10x-2 अपॉन, एक पार्ट ले लेता हूं इसका मैं, x-2 लिमिट x टेंस टू 2 पर इसकी वैल्यू 1 है। अब इसको मैं इसे हटा देता हूं यहां से, थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब हो जाता है लिमिट x टेंस टू 2, ये बचा जी r(x² प्लस p-2 इंटू x -2p अपॉन x-2 आ जाता है इज इक्वल टू 5। राइट हैंड साइड फाइनाइट है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी फाइनाइट होना पड़ेगा। देखिए x तो 2 के इक्वल, नीचे 0 आ गया। और जब ऊपर न्यूमरेटर के अंदर रखते हैं, न्यूमरेटर क्या आ जाता है x को 2 रखने के बाद, न्यूमरेटर 4r x को 2 रख रहे हैं -4 इक्वल टू 0। न्यूमरेटर मस्ट बी 0। अगर न्यूमरेटर 0 नहीं हुआ तो इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि नीचे होगा 0 2 पर। तो न्यूमरेटर मस्ट बी 0, न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। देन r इज इक्वल टू आ जाता है 1। अब r की वैल्यू रख देता हूं, लिमिट x टेंस टू 2r को 1 x² प्लस p-2 इंटू x -2p अपॉन x-2 इक्वल टू 5। अब देखिए, जब x को 2 रखता हूं तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। जब x को 2 रखता हूं 0/0, तो यहां पर हॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। कैसे? नीचे वाले का और ऊपर वाले का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, जिसके टेंस टू लिमिट होती है, इसके रेस्पेक्ट में करते हैं। 2x प्लस p-2 अपॉन 1 इक्वल टू 5। अब जरा x को 5 रख दीजिए तो क्या आता है जी, ऊपर आता है 4 प्लस p-2 इक्वल टू 5। लीजिए p की वैल्यू आ जाती है जी 3, p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू r की वैल्यू आ जाती है 1। और कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है इसके अंदर, रहने दीजिए p की वैल्यू 3। जब p को 3 रखेंगे तो 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो वैल्यू p की वैल्यू 3, ऊपर वाले वैल्यू से मेरा कोई मतलब नहीं। अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन की बात करूंगा। इस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात, r को रखिए 1 और p को रखिए इसके अंदर 3। अब शुरू करते हैं इसकी कंडीशन को सोल्व करना। r को 1, p को 3, तो क्या बन जाती है क्वाड्रेटिक। देखिए जरा, r को 1, p को 3, तो बन जाती है x² -3x
प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब कहता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाई इन, इसके दोनों रूट इसमें लाई करेंगे। तो क्या करें लाई करेंगे? तो देखो जी, ओपन अपवर्ड कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और दोनों रूट लाई कर रहे हैं कहां से, किस किस के बीच में? 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, 0 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, 0 और 2 के बीच में लाई करते हैं दोनों। हाँ जी, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कहां पर है? -b/2 है, ये है जी 3/2 पर। अब जरा कंडीशन को ध्यान से देख सकते हो। पहली कंडीशन क्या? F2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, F0 को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, F3/2 को नेगेटिव होना पड़ेगा और साथ साथ d ग्रेटर इक्वल टू 0। बीच में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। अगर होता कोई रूट के बीच में k आ जाए तब मैं यहां इक्वल लगाता, d ग्रेटर इक्वल टू 0, d 0 भी हो सकता है। अब क्या? F2 0 से ज्यादा है, रखो जी F2 की वैल्यू 4 - 6 प्लस q 0 से ज्यादा है, q की वैल्यू 2 से ज्यादा है। ध्यान रखिए यहां पर 2 के इक्वल नहीं है, 2 से ज्यादा कंडीशन। अब रखिए 3/2, F3/2 यानी कि 9/4 माइनस 3/2 यानी कि 9/2 प्लस क्यू लेस और इक्वल टू 0। क्यों लेस और इक्वल टू 0? भी अगर मान लीजिए ये गैप खत्म हो गया, टच कर जाए, यहां पर टच तो नहीं करेगा, सॉरी टच तो नहीं करेगा, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आ गया लेस और इक्वल टू 0, या लिख दीजिए लेस देन, जो तुम्हारे मन की इच्छा हो। तो क्यू आ जाता है लेस और इक्वल टू 9/4, क्योंकि बीच में कोई भी ऑप्शन डी ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, ये लीजिए मैं लिख देता हूं यहां पर, छोड़िए सब बात, ये लीजिए डी लेस देन, ये लगा दीजिए यहां पर, छोड़िए सब बात, ये लगा दीजिए, छोड़ो 3/2 पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर तो मारेगा ही मारेगा दो जगह, तो नेगेटिव। अब आता है डी ग्रेटर इक्वल टू 0, डी ग्रेटर इक्वल टू 0 देखते हैं जी, 9 - 4q ग्रेटर इक्वल टू 0, तो q की वैल्यू लेस और इक्वल टू 9/4, q की वैल्यू लेस और इक्वल टू 9/4। अगर ये इसे टच भी कर जाता, जब भी तो रूट 0 से 2 के बीच में होते, भाई इसने कहा इसके दोनों रूट, दो रूट है तो कट तो करेगा ही करेगा। अगर दोनों रूट आपस में इक्वल हो जाते, टच करेगा नहीं करेगा? मान लो टच कर जाए, ये पोजीशन आ जाए इसकी, और दोनों रूट कहां पर हो? 0 और 2 के बीच में, क्या बात है, बोथ रूट्स आर इक्वल। तो यहां पर भी मुझे इक्वल का यूज करना पड़ेगा। सब में कॉमन क्या आता है जी? आता है q लेस इक्वल टू 9/4 और ग्रेटर इक्वल टू q। कंपेयर कर लीजिए, इसने दिया है q की वैल्यू कहां से कहां तक है, इसने कहा q हमारा आता है बिलोंग्स टू 2 to 9/4, ये आता है। इसने दिया अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो आ जाता है अल्फा तो आता है 2 और बीटा आता है जी 9/4। अब जो निकलवाता वो निकाल देते हैं, अल्फा 2 और बीटा 9/4 रख देते हैं। हमें चाहिए क्या? 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, लीजिए 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 4 अल्फा प्लस बीटा 9/4, 8 प्लस 9, ये आ गया जी 17 आंसर। देखिए 17 है, ये लीजिए थर्ड ऑप्शन सही आ जाता है, 17 आंसर इज करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर क्वालिटी का यूज यानी कि लोकेशन ऑफ रूट्स का यूज किया गया है और लिमिट का यूज किया गया है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया एज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। पहले डिटर्मिनेंट 0 रख करके मैं अल्फा की वैल्यू फाइंड करता हूं। एज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, वन 3 -1 2 1 अल्फा 0 1 -1। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में
-2, या गया 2 - 0। सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट 0 के इक्वल। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में मैंने एक्सप्लेन करा। ये कितना आता है देखिए, -1 माइनस अल्फा प्लस 6 -2 0। अल्फा आता है जी 3 के इक्वल, सॉरी हाँ अल्फा 3 के इक्वल आता है। अल्फा की वैल्यू 3 आ जाती है। बस मैथ से काम खत्म, अब फंक्शन का काम शुरू हो जाता है। क्या है जी फंक्शन का काम, देखते हैं फंक्शन को। अल्फा 3 आ गया बस। अब फंक्शन को ले लेते हैं। क्या है जी फंक्शन, इसमें कहा fx इंटीग्रल 0 to x t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 dt, और इंटरवल दिया है x बिलोंग्स टू 1 to अल्फा। अल्फा मेरे पास 3 था, पहले इसका डिफरेंशियल कर देता हूं। f डैश x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और ये बन जाता है x बिलोंग्स टू 1 to 3। इंटरवल आ जाता है, जब भी कोई इंटरवल आता है तो उससे उसकी ग्रेटेस्ट या ग्लोबल मैक्सिमम या लीस्ट या ग्लोबल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड की जाती है, क्योंकि इंटरवल मालूम है। कई बार मोनोटोनिसिटी से भी डायरेक्ट काम चल जाता अगर उसके फैक्टर ना हो रहे हो। जैसे यहां काम चलने जा रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये तो ऑलवेज 0 से ज्यादा है। ये क्या बन गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यह है जी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीज करेगा, ऑलवेज फुल इंटरवल में ऑलवेज इंक्रीज करेगा। 1 पर तो उसकी मिनिमम वैल्यू और 3 पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कहता है कैपिटल M, तो कहता है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू तो आती है इसकी 3 पर, और मिनिमम वैल्यू आती है इसकी 1 पर। बस मुझे कैपिटल M और स्मॉल m, जब ये इंक्रीज कर रहा है 1 से 3 तक, तो सबसे कम वैल्यू 1 पर होगी, 3 पर सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। तो कैपिटल M तो हो गया F3 और मिनिमम वैल्यू होगी F1। अब उस पर से वैल्यू निकालते हैं इंटीग्रल करने के बाद, फिर हमारा जवाब आता है निकल करके। ये सब करने के बाद पहले इसका इंटीग्रल कर लेते हैं, लिमिट बाद में पुट करेंगे। इंटीग्रल t³/3 प्लस t स्क्वायर प्लस 3t, लिमिट है 0 to x, आ जाता है x³/3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x। ये मेरा fx आया था, फंक्शन fx। अब यहां से वैल्यू निकालता हूं मैं m, यानी कि f3। लीजिए m कैसे आएगा जी, f3 की वैल्यू निकालो जी m। f3 की वैल्यू, x को 3 डाल दीजिए, 27/3 प्लस 9 प्लस 9, ये आ जाता है जी 27। स्मॉल m चाहिए 1/3 प्लस 1 प्लस 3, ये आ गया जी 1/3 प्लस 4, ये आ गया जी 13/3। तो मेरे पास स्मॉल m और कैपिटल M दोनों की वैल्यू आ जाती है, और मुझसे क्या पूछा गया है, 3 × m - m की वैल्यू बताइए। अब वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं 3 × m - m की वैल्यू। वैल्यू चाहिए मुझे 3 × m - m, रखिए वैल्यू। m आता है 27 माइनस m 13/3, 81 माइनस 13, आंसर आता है 68। देखिए ये सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 68। अब हम करने जा रहे हैं, 4 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन ओनली, किसी चीज की कोई मिलावट नहीं, कोई क्वाड्रेटिक नहीं, या कोई बायनोमियल, किसी चीज का यूज नहीं। हाँ बेसिक a की पावर 99 है। a की पावर अगर 99 है तो मुझे यहां पर i प्लस मैट्रिसेस की फॉर्म बनानी होगी, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी।
रियल बाइनोमियल नहीं, मैट्रिसेस वाली बाइनोमियल कब लगती है? जब मैट्रिसेस की पावर बहुत ज़्यादा हो। इसका ऑर्डर 3 है, अगर ऑर्डर 2 होता तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। ऑर्डर 3 है तो मुझे आई प्लस मैट्रिक्स की फॉर्म पर बाइनोमियल अप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर। और दूसरी बात, बाइनोमियल अप्लाई करने के लिए अगर मैं इसके पार्ट करता हूं तो दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू 2 या 3 स्टेप तक ही, 2 या 3 टर्म के बाद उसके एलिमेंट 0 आने शुरू हो जाते हैं। कैसे होगा? पहले ए के दो पार्ट कर लेता हूं। ए को लिख देता हूं ए, आई की फॉर्म में लिख रहा हूं, आई प्लस कोई मैट्रिक्स की फॉर्म में। आई मैंने एलिमेंट लिख दिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसके 1 कम कर दीजिए, 0 0 3 0 0 9 3 0, ये आ जाता है। इसको लिख देता हूं जी मैं आई प्लस ई लिख देता हूं। ई मतलब ये वाली मैट्रिक्स, इस वाली में तो आई है, तो ए को मैं आई प्लस आई की फॉर्म बना देता हूं, आई प्लस ई की फॉर्म, सॉरी। और मुझे चाहिए बी। बी का नाम है जी ए की पावर 99 माइनस आई, मतलब क्या? आई प्लस ई की पावर 99 माइनस आई, ये बन जाती फॉर्म। कुल मिलाकर ई को सिंप्लीफाई करेंगे आगे। मैंने कहा ना ई स्क्वायर ई क्यूब तक ही चलना पड़ता है, ज़्यादातर 0 मैट्रिक्स बन जाती हैं वो हमेशा। तो लिखते हैं जी आई प्लस ई, आई प्लस 99 C1 ई प्लस 99 C2 ई स्क्वायर 99 C3 ई क्यूब, चलता रहेगा ऐसे ही, और माइनस आई। आई से आई कैंसिल हो जाता है। अब तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा, ये कंडीशन होते 99 इंटू ई प्लस 99 इंटू 98 बाई 2 इंटू ई स्क्वायर, और ये हो जाता 99 इंटू 98 97 अपॉन 6 ई क्यूब। ये चलता रहेगा। ज़्यादातर किसी क्वेश्चन में भी ई क्यूब से ऊपर कोई क्वेश्चन ई स्क्वायर से ऊपर कभी जाता ही नहीं, या तो ई स्क्वायर 0 हो जाता है या ई क्यूब 0। तो मैं देखता हूं क्या होता है जी। ये बी लिखकर छोड़ दीजिए, ई स्क्वायर निकालता हूं। ई मेरे पास है ही, ई इंटू ई, ऊपर लिखा है जी ई, भाई ई क्यूब तक निकाल दीजिए और कोई नहीं। 0 0 0 ई के एलिमेंट, ये ई था, 3 0 0 9 3 0, क्या आता है? रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करके 0 0 0 3 0 0, ये ले 0 3 0 0, फिर 0 फिर 0 9 3 0, ये 9 आ जाता है जी। देखो 0 9 और इसके बाद बाकी दोनों 0 आएंगे जी, ये आ जाता है। ये आ गया मेरे पास ई स्क्वायर। बस एक लास्ट ई क्यूब और देख लीजिए। ई क्यूब के बाद तो मैक्सिमम सभी 0 आते हैं, ई इंटू ई स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू ई। ये तो करके देखना ही पड़ेगा वरना क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अगर ये नल मैट्रिक्स आ गया तो मेरा ई स्क्वायर तक ही क्वेश्चन का एंड हो जाएगा। ध्यान से देख लो, अगर ई क्यूब 99.9% में तो ई क्यूब 0 ही आता है। बहुत से क्वेश्चन में ई स्क्वायर ही 0 हो जाता है, नहीं आता। 3 स्टेप तो करके देखने पड़ेंगे, ऑर्डर 3 है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं ज़्यादातर। 0 0 0 0 0 0 9 0 0, और ई के एलिमेंट 0 0 0 3 0 0 9 3 0। लीजिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 0 0, भाई पहली रो तो 2 0 आनी ही है। तीसरे को देख लेते हैं, ये भी 0,
ये सारे जीरो आते हैं। लीजिए आगे नल मैट्रिक्स, यानी कि ई क्यूब, ई की पावर 4, ये सभी नल मैट्रिसेस होंगे। तो बस मेरा आंसर यहां से आ जाएगा बी से। ओनली बी को ही सिंप्लीफाई करना है मुझे, और कुछ नहीं करना इसके अंदर। तो क्या होगा, सिंप्लीफाई करता हूं जी। काफी लेंथी क्वेश्चन, देख लो जेईई मेन के हिसाब से लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं काफी। तो बी आ जाता है जी 99 इंटू ई। ये रही जी ऊपर ई की वैल्यू 000300930 प्लस या था 49, यानी कि 99 इंटू 49 में मल्टीप्लाई करेंगे हम ई स्क्वायर की। ई स्क्वायर नीचे लिखा है मैंने, जरा ध्यान से देखिए, ये रहा ई स्क्वायर। ई स्क्वायर का ई में ये आ गया 3 जीरो, बस कोने पर 9 आता और सब खत्म, और सब समाप्त हो चुका। इतना बचता है जी बस। हमें तो बी से मतलब है। कितना लेंथी क्वेश्चन है, कितनी जल्दी बच्चा कर पाएगा इतना लेंथी क्वेश्चन को। अब सिंप्लीफाई कर लेता हूं बस। देखिए जी, दोनों को ऐड करना है मुझे, बस ऐड करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करता हूं 99 इंटू 3, भाई इसमें मल्टीप्लाई, यहां तो कुछ है ही नहीं और सब जीरो है, ये भी जीरो है। इसमें मल्टीप्लाई, ये बेचारा पहली जीरो है, ये भी 99 इंटू 3 आ जाता है। अब बचा बस ये वाले एलिमेंट में सब कुछ होना है, जो भी कुछ होना है। 99 इंटू 9 प्लस 99 इंटू 49 इंटू 9, ये आ जाता है जी। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करना, फिर ऐड करना है। 99 इंटू 9 प्लस 99 इंटू 49 प्लस इंटू 9। अब इनके नाम क्या क्या हैं देखो जरा। B21, ये नाम है B21, ये B31, ये B32, दूसरा रो पहला कॉलम, B32 तीसरा रो पहला कॉलम, B32 तीसरा रो दूसरा कॉलम। अब सबकी वैल्यू रख करके आंसर निकालना है हमें। रख देते हैं जी सभी की वैल्यू। काफी लेंथी कैलकुलेशन है क्वेश्चन की। हमें चाहिए B31 माइनस B21 अपॉन B32। B31 है 99 इंटू 9, 99 इंटू 49 इंटू 9, ये रहा 99 इंटू 49 इंटू 9, माइनस B21, ये रहा जी B21 99 इंटू 3 अपॉन नीचे B32 99 इंटू 3। हाँ जी 99 इंटू 3 से डिवाइड कर रहा हूं ऊपर नीचे में। 3 प्लस 49 इंटू 3 माइनस 1, 2 प्लस 1 4 7, तो आंसर आ गया 149। ये आ गया जी ऑप्शन 3। तो खुद देख सकते हो कितना लेंथी क्वेश्चन था जेईई मेन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैंने 5 क्वेश्चन कराए जो मुझे अच्छे लगते हैं, 5 अच्छे क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन की श्रृंखला दी। 5 क्वेश्चन, ये जो एनटीए का पेपर अभी निकला है उसी के क्वेश्चन सोल्व किए गए। ये कोई क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से रिपीट कर करके समझ करके, मैंने कि सारे कॉन्सेप्ट मैंने आराम से क्लियर किए हैं। तो समझ के क्वेश्चन को करिए। थैंक यू।